मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में एक बार आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रश्नपत्र में दीतांत के काल की चर्चा हो रही थी, क्योंकि जो प्रगति हुई है उस प्रगति में दो भाग हुए थे और दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला भाग था दीतांत का निष्क्रिय काल, जिसकी चर्चा हो चुकी थी इसके पहले वीडियो में। अब दूसरा काल है दीतांत का सक्रिय काल, जो सन 1970 से 1989 तक इस काल को माना जाता है। 20 जनवरी 1969 को रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद निक्सन ने अपने उद्घाटन भाषण में विश्व शांति की स्थापना के लिए अन्य देशों का सहयोग करने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम प्रत्येक को अपना मित्र बनाने की आशा नहीं कर सकते, किंतु यह प्रकट कर सकते हैं कि कोई हमारा शत्रु न बने। इस प्रकार निक्सन के शांतिपूर्ण प्रतियोगिता और साझेदारी के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि हम साम्यवादी विश्व का अमेरिका के साथ एक शांतिपूर्ण प्रतियोगिता के लिए आह्वान करते हैं। यह प्रतियोगिता प्रदेशों की विजय अथवा सामर्थ्य के विस्तार के लिए नहीं, अपितु विश्व के जीवन को अधिक संपन्न बनाने के लिए होगी। तो इस तरीके से दीतांत 1970 के बाद दीतांत व्यवहार में तीव्र प्रगति हुई और धीरे धीरे बड़ी तेजी से दीतांत का व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय जगत में पांव पसारने लगा। और इसके बहुत सारे उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत है। पहला है मॉस्को बोन समझौता 1970। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में शीत युद्ध के मूल में जर्मनी की समस्या रही। पश्चिमी जर्मनी और सोवियत संघ के संबंध सदैव कटु रहे और अमेरिका हमेशा पश्चिमी जर्मनी का समर्थन करता रहा। इस तनावपूर्ण परिस्थिति का अंत करने के लिए 10 अगस्त 1970 को पश्चिमी जर्मनी और सोवियत संघ के बीच एक संधि हुई और इस संधि में कहा गया कि सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनी एक दूसरे के खिलाफ शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा, समझौते में यह कहा गया संधि में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी की सीमाएं सहित यूरोप में जो वर्तमान राष्ट्रीय सीमाएं हैं उन्हें दोनों देशों ने स्वीकार कर लिया। इस तरीके से अगली प्रगति जो हुई है वह बर्लिन समझौता 1971 है। शीत युद्ध के काल में दूसरी ज्वलन समस्या बर्लिन की थी, जो 24 अक्टूबर 1948 को सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी कर दी थी, जिसमें महाशक्तियों के संबंध में तनाव युक्त माहौल हो गया था। और इसके बाद 1971 में समझौता हुआ। और तीसरी घटना ये थी जो तीव्र प्रगति हुई तनाव शिथिलता में, वह पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच समझौता हो गया। सितंबर 1971 का बर्लिन समझौता पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच सामान्य संबंध कायम करने का आधार भूमि बन गया और 8 नवंबर 1972 को पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के मध्य एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ, जिसके फलस्वरूप दोनों जर्मन राज्यों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध से चली आ रही जो तनातनी थी, जो तनाव था, वह इस संधि 8 नवंबर 1972 को हस्ताक्षर होने के बाद समझौते में तब्दील हो गया। चौथी प्रगति है कोरिया का समझौता। 1972 में एशिया में उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के तनावपूर्ण संबंधों ने भूतकाल में शीत युद्ध को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। 20 अगस्त 1971 को उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की रेड क्रॉस सोसाइटी की एक बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि कोरिया युद्ध के दौरान जो 1 करोड़
कोरियाई रिश्तेदार, संबंधी और मित्र बिछुड़ गए थे, उनकी अदला बदली की जाए और 4 जुलाई 1972 को दोनों कोरियाई देशों के बीच एक समझौता हुआ और दोनों ने वादा किया कि एक दूसरे को कमज़ोर करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। इस तरीके से जो 5वीं प्रगति अंतर्राष्ट्रीय जगत में बड़ी तेज़ी से तनाव शिथिलता के क्षेत्र में हुई, वो मास्को शिखर सम्मेलन था, जो 1972 22 मई से 29 मई 1972 के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने सोवियत संघ की सद्भावना यात्रा की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निक्सन ऐसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने सोवियत संघ की सद्भावना यात्रा करने का निश्चय किया। मॉस्को ने 1 सप्ताह तक उन्होंने सोवियत संघ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा साम्यवादी दल के महामंत्री ब्रेजनेव से शिखर वार्ता की और घोषणा की कि अपने विवादास्पद प्रश्नों का निर्णय युद्ध से नहीं, शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से किया जाए। और सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों के मौलिक सिद्धांत की जो घोषणा थी, दोनों महाशक्तियों ने अपने संयुक्त वक्तव्य में 29 मई 1972 को निम्न बातों पर बल दिया। पहला, आणविक आयुधों को सीमित करना। दोनों महाशक्तियों ने इस बात का निर्णय कर लिया कि अब आणविक आयुधों को सीमित किया जाएगा। और अगला, उन्होंने व्यापारिक और आर्थिक संबंध को घनिष्ठता बनाने की बात स्वीकार की। और अगला, उन्होंने समुद्री मामलों के संबंध में समझौता किया कि दोनों पक्ष ने समुद्र तथा आकाश में दोनों देशों के जहाज़ों और विमानों की भीषण दुर्घटनाएं रोकने का यह समझौता किया। अगला समझौता इन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए किया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दोनों देश मिल करके एक संयुक्त आयोग बनाने का निश्चय किया, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने। अगला, अंतरिक्ष में सहयोग। इस समय बाह्य अंतरिक्ष में उड़ान करने वाले अंतरिक्ष यानों में कई बार भीषण दुर्घटनाएं हो जाती थी। इसे रोकने के लिए इस क्षेत्र में शांतिपूर्ण अनुसंधान करने के दृष्टि से दोनों पक्षों में समझौता हुआ। अगला समझौता स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ। दोनों देश समूची मानव जात के स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण समस्या जैसे कैंसर, हृदय रोग, वातावरणीय स्वास्थ्य विज्ञान, अनुसंधान आदि कार्यों के लिए सहयोग की बात इन्होंने किया। अगला, इन्होंने सामरिक शस्त्र परिसीमन समझौता 1972 साल्ट 1 जिसको कहा गया, अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और सोवियत संघ की यात्रा 1972 में सबसे महत्वपूर्ण समझौता हथियारों के परिसीमन से संबंधित था। 26 मई 1972 को सामरिक शस्त्र परिसीमन संधि साल्ट 1 पर हस्ताक्षर हुआ। और अगला समझौता दोनों देशों का संयुक्त राज्य सोवियत संघ और अमेरिकी आर्थिक सहयोग का था। मॉस्को शिखर सम्मेलन के बाद यह रूस अमेरिकी आर्थिक आयोग, जो ऋण दिलाने के लिए एक व्यापार के विस्तार करने के लिए एक सरकारी ऋण दिलाने का प्रयत्न करेगा, जिसमें 14 अक्टूबर 1972 को दोनों देशों ने एक त्रिवर्षीय समुद्री समझौते पर हस्ताक्षर किया, इस हस्ताक्षर किए जो अमेरिकी जहाज़ों के लिए सस्ती दरों पर सोवियत संघ के लिए अनाज की ढुलाई का प्रावधान था। 18 अक्टूबर 1972 को दोनों देशों में एक समझौता हुआ जिसमें अमेरिका ने सोवियत आयातों पर तट कर कम करने की बात मान ली, जिससे सोवियत संघ MNF स्टेटस मिल गया। इस तरीके से दोनों देशों में अनेक समझौते हुए और ब्रेजनेव की अमेरिकी यात्रा भी इसमें महत्वपूर्ण है, जो 17 जून 1973 को सोवियत राष्ट्रपति ब्रेजनेव ने अमेरिका की यात्रा प्रारंभ की। इस यात्रा के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका में तकनीकी सहयोग से संबंधित विचार विमर्श हुए और अनेक व्यापारिक प्रश्नों पर आदान प्रदान की हेतु समिति बनी। अगला समझौता था प्रथम और द्वितीय यूरोपियन सुरक्षा सम्मेलन हेलसिंकी में। 1973 के यूरोपीय सुरक्षा और सहयोग का सम्मेलन फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में 3 जुलाई 1973 को शुरू हुआ।
और जनेवा में यह सम्मेलन 17 जुलाई 1973 से 21 जुलाई 1975 तक जारी रहा और 1 अगस्त 1975 को हेलसिंकी में समाप्त हुआ। और इस सम्मेलन में यूरोप और अमेरिका के 35 देशों ने भाग लिया और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है की घोषणा हुई। 30,000 शब्दों का यह घोषणा पत्र 6 भाषाओं में तैयार किया गया और इस तरह से दोनों महाशक्तियाँ 35 देशों उपस्थिति में 35 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया। अगला द्वितीय खंड इसमें था आर्थिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक, पर्यावरण संबंधी प्रश्नों पर सहयोग का जिक्र हुआ। और इसमें तृतीय खंड था मानव संपर्कों के बारे में था। चतुर्थ खंड इस घोषणा के बाद उठाए जाने वाले कदमों से संबंधित था जो हेलसिंकी में हुआ। और इसमें अगला जो है व्लादिवोस्टॉक शिखर सम्मेलन हुआ जो 1974 में हुआ। और अगला जो है अपोलो सोयूज का अंतरिक्ष में मिलन जो 17 जुलाई 1975 को अमेरिका के अपोलो और सोवियत संघ में हुआ, जो दोनों देशों ने अंतरिक्ष यात्रियों के एक दूसरे का अभिवादन किया। और इसी में अगला है तृतीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन जो जून 1977 को बेलग्रेड में तृतीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस बात पर भी विचार किया गया कि हेलसिंकी में स्वीकृत अंतिम दस्तावेज पर कितना अमल किया गया है। और इसके बाद SALT II समझौता भी हुआ। प्रथम SALT के बाद द्वितीय SALT II जो है 1972 के सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य हुआ था। इस संधि की अवधि 5 वर्ष थी जो 3 अक्टूबर 1977 को समाप्त हो गई। और 1979 में दोनों देशों ने SALT II समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद इस संधि पर दोनों देशों की संसद का अनुमोदन करना था और अमेरिकी कांग्रेस इस पर विचार कर रही थी कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ का सैनिक हस्ताक्षर हो गया। सोवियत हस्ताक्षर के विरोध में अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर ने SALT II के अनुमोदन को स्थगित करा दिया। तो इस तरीके से द्वितांत की प्रगति का ये जो दूसरा काल था क्या कहते हैं सक्रिय काल 1970 से 1989 तक यहीं पर समाप्त होता हुआ अगला वीडियो लेकर हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।